मैं घोषणा करता हूं। सबसे पहले आप सबों को शुभ संध्या। हम लोग मध्यकाल के अंतिम कक्षा में और अगले दिन से आप लोगों की मॉडर्न हिस्ट्री जो सबसे इंपॉर्टेंट भाग है उसकी शुरुआत हो जाएगी, आधुनिक भारत। लेकिन वहां पे जाने से पहले हम मध्यकाल की इस अंतिम कक्षा के दो महत्वपूर्ण छोटे छोटे अध्याय, एक है बहमनी वंश और दूसरा है मराठा शिवाजी, और इसके बाद बूस्टर फैक्ट के रूप में जौनपुर, मेवाड़, गुजरात, ऐसे छोटे संदर्भ को भी हम लोग आज के इस कक्षा में देखेंगे। हमने इसीलिए क्वेश्चन बैंक को भी लाया है कि विगत 30 सालों में विभिन्न आयोग ने इस चैप्टर से किस तरह के प्रश्न पूछे। हालांकि क्वेश्चन पूछने की प्रवृत्ति अत्यंत सरल किस्म की रही है, बहुत जटिल क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और सीधे तौर पे फर्स्ट लाइन क्वेश्चन ही पूछे जाते रहे हैं। जटिल क्वेश्चन होती है कि जब सत्य पर विचार करने, सुमेलित करने, कथन कारण, इस तरह के यदि प्रश्न दिए जाते हैं तो वो जटिल प्रश्न हो जाते हैं। और यदि ये पूछा जाता है कि शिवाजी की राजधानी कहाँ है तो रायगढ़ है, तो ये सरल किस्म के प्रश्न हो जाते हैं। यदि यह पूछा जाता है कि किस बहमनी सुल्तान के समय में राजधानी गुलबर्गा से बीदर आई, तो ये सरल किस्म के प्रश्न हो जाते हैं। या गुलबर्गा या बहमनी का राजधानी कहाँ था, तो ये सरल किस्म के प्रश्न हो जाते हैं। यदि यह पूछा जाता है कि रशियन यात्री निकिथिन किसके दरबार में भारत आया, तो ये सरल किस्म के प्रश्न हो जाते हैं। और इसी में यदि 4 विदेशी यात्री और 4 शासक दे देता है तो यह थोड़ा सा जटिल किस्म के प्रश्न हो जाते हैं। हालांकि जो जानता है उसके लिए न तो कोई बहुत ज्यादा जटिल होते हैं, मॉडरेट क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछे जाते रहे हैं। हम लोग बहमनी सुल्तान को देखेंगे, बहमनी वंश को देखेंगे। तो बहमनी वंश में क्या जानना है? बहमनी वंश, बहमनी वंश में मैंने पढ़ा था कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय में कई स्वतंत्र राज्यों का अभ्युदय हुआ। उनमें 2 सबसे महत्वपूर्ण थे, एक विजयनगर जिसका अध्ययन कल आप लोगों ने किया, 4 वंशों की कहानी, और उसी तरह से दूसरा वंश था बहमनी जिसकी स्थापना परिचय के दृष्टि से देखिए तो इसके संस्थापक थे बहमन शाह, हसन गंगू अलाउद्दीन बहमन शाह, और उसी के नाम पर, इसलिए बहमन शाह नहीं देगा परीक्षा में। यदि पूछना होता है तो हसन गंगू देगा कि बहमनी वंश के संस्थापक कौन थे, तो हसन गंगू थे। और किसके समय में हुआ, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 ईस्वी में हुआ। आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। सांस्कृतिक कारणों से, व्यापारिक कारणों से इस वंश को याद रखा जाता है। और इसी कड़ी में कई शासक सुल्तान पैदा हुए। एक प्रधानमंत्री काफी महत्वपूर्ण था इस समय में जिसका नाम था महमूद गवाह, और महमूद गवाह के समय में ही बीदर में महाविद्यालय बनाए गए थे। इन सबको, इसके बहमनी सुल्तानों में एक फिरोज शाह बहमनी थे जिनका देवराय प्रथम के साथ संघर्ष हुआ था, और फिरोज शाह बहमनी ने एक वेधशाला का भी निर्माण किया था। इस कारण से भी हम उसको याद रखने का प्रयास करते हैं। कालांतर में अंतिम सुल्तान कलीमुद्दीन के समय में बहमनी वंश 5 भागों में बट गया, और वो 5 भाग थे। पहला बरार का इमाद शाही, बीजापुर का आदिल शाही, अहमदनगर का निजाम शाही, गोलकुंडा का कुतुब शाही और बीदर का वरीद शाही। आपकी जानकारी में कल मैंने दिया था कि तालीकोटा के युद्ध में इसी 4 संघ ने, 4 राज्यों के संघ ने यूसुफ आदिल शाह के नेतृत्व में संघर्ष किया था, नेतृत्व में युद्ध लड़ा था जिसमें इन लोग की जीत हुई थी और विजयनगर शासक की हार हुई थी। राम राय, सदाशिव राय का सेनापति युद्ध लड़ा था जिसमें उसकी पराजय हुई। लेकिन विजयनगर राज्य का अंत नहीं हुआ था।
विजयनगर राज्य एक और वंश के साथ आगे बढ़ा जिसका नाम था अरबिड्डू वंश, और राजधानी को शिफ्ट किया पेनुकोंडा। आरंभिक राजधानी इसकी हम्पी थी, तुंगभद्रा नदी के तट पर। तुंगभद्रा नदी पे ही बांध बनाने का श्रेय किस शासक को जाता है? देवराय प्रथम को जाता है, जिसकी जानकारी कल की कक्षा में दी गई थी। तो बहमनी वंश को हम इसी रूप में देखने का प्रयास ही करते हैं। तो बहमनी के बाद फिर आता है मराठा। पहले हम बहमनी को देख ले इतनी बातों को, और फिर हम मराठा में जाने का प्रयास करेंगे। स्टार्ट करते हैं, इसको 3 भागों में हम लोग देखेंगे। एक भाग है परिचय, दूसरा भाग है महत्वपूर्ण शासक, महत्वपूर्ण सुल्तान, और इसी भाग में देख लेंगे एवं उपलब्धियां। अब महत्वपूर्ण सुल्तान है तो उपलब्धियां है ना, और अंत में बूस्टर फैक्ट हो गया। इसी रूप में हम लोग बहमनी वंश को आज देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चाय की प्रथम चुस्की के साथ। ठीक है, अब तो आप हर समय मुस्कुराते हैं। एक समय था कि आप मुस्कुराते नहीं थे, आज ये समय है कि हमारी हर बातों पे आपको मुस्कान आता है। चलिए ठीक है, स्टार्ट करिए, लिखेंगे। 1 मिनट रुकिए। हाँ, मूड बना। देखो, पढ़ना में मूड नहीं बनाना पड़ता है, पढ़ाने में क्या होता है, मूड बनाना पड़ता है। इसलिए लिखते हैं जल्दी जुड़े, कक्षा शुरू होने वाले हैं। तो मूड बन रहा है अब, ठीक है कि नहीं? तो ये फिर 2-3 मिनट के बाद क्या होता है, मूड बन जाता है। चाय जो मिल जाती है तो तब पूरा मूड बन जाता है। अब लिखो, स्टार्ट। लिखेंगे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1347 में 1347 में 1347 में अलाउद्दीन हसन गंगू, अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू, बहमन शाह, अलाउद्दीन हसन गंगू बहमन शाह ने बहमनी वंश की नींव रखी। तो क्या नाम था उसका? अरे बहमन शाह नहीं देगा आप चॉइस में, देगा हसन गंगू। क्या नाम था उसका? हसन गंगू। क्या देगा परीक्षा में? बहमन शाह गायब कर देगा। इतना तो बेवकूफ है नहीं आप। नहीं, क्या आपसे पूछे कि बहमनी वंश का संस्थापक कौन था? बहमन शाह। उसको क्या करेगा? बहमन को आउट कर देगा, हसन गंगू दे देगा। ठीक है कि नहीं? कब किया था? 1300 किसके समय में? उस समय दिल्ली सल्तनत का सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यही 3 बातें लिखे हैं ना, यही 3 तथ्य रहेंगे। राजधानी कहां थी इसकी? इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। कहां थी? गुलबर्गा। प्रारंभिक राजधानी थी गुलबर्गा। लिखेगा, आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। ठीक है, आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। आरंभिक राजधानी गुलबर्गा थी। चलिए, खत्म। अब आइए, अब ये हो गया परिचय कंप्लीट। परिचय क्या है? महत्वपूर्ण सुल्तान। तो पहला सुल्तान कौन है? हसन गंगू। पहला सुल्तान कौन है? जो संस्थापक है, वही ना पहला सुल्तान होगा।
तो हसन गंगू के विषय में तो 2 बात पढ़ ही लिए। क्या पढ़ लिए? पहला संस्थापक था, पहला, और इसका मूल नाम था जफर खान। जफर खान इसका मूल नाम था। मूल नाम था क्या? और तीसरा है कि इसकी राजधानी कहां थी? इसकी राजधानी थी गुलबर्गा। तो हो गया। इस परिचय को ही आपने दूसरे फॉर्म में क्या किया? लिख दिया। नहीं लिख दिया? परिचय को ही आपने दूसरे फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, परिचय को ही दूसरे फॉर्म में लिख दिया। हसन गंगू, क्या नाम था? हसन गंगू। क्या क्या काम किया? कुछ नहीं, राजधानी बना दिया, हो गया, खत्म हो गया। दूसरा शासक लिखो, मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम, मोहम्मद शाह प्रथम। दूसरा शासक था मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम। मोहम्मद शाह प्रथम को 2 कारणों से जानते हैं। ठीक है, मोहम्मद शाह प्रथम को 2 कारणों से जानते हैं। पहला कारण है शराबबंदी। माननीय नीतीश कुमार जी के, या माननीय नीतीश कुमार जी इनसे बहुत प्रभावित रहे होंगे। शराबबंदी, आज यदि जनता दल यूनाइटेड को 13-14 सीट मिलने की संभावना है, तो आज भी ग्रामीण महिलाओं के ऊपर शराबबंदी का अच्छा खासा प्रभाव है। और जीविका की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 10 लाख ग्रुप और उससे जुड़े हुए 1.5 करोड़ महिलाएं। आप देखे होंगे कि जहां जहां जनता दल यूनाइटेड के लोग खड़े थे, वहां महिलाओं की प्रतिशत पुरुषों की तुलना में 5 से 12% तक अधिक रही है। और आकलन होता है ना, यही तो काम साइफोलॉजिस्ट का होता है। ठीक है कि नहीं? साइफोलॉजिस्ट क्या करते हैं? साइफोलॉजिस्ट सारे आंकड़े कलेक्ट करते हैं और हर ग्रुप से, हर सेक्शन से, हर क्षेत्र से, हर गांव से, हर पंचायत से ट्रेंड देखता है, ट्रेंड एनालिसिस करता है, और उसके आधार पे वो अंत में कहता है कि 370 से 401, उससे भी आगे हो सकता है। इसका मतलब यदि आपको, शायद नेहरू के जमाने में भी यदि ये एग्जैक्ट में बदल गया, तो मतलब यह है कि कोई भी ऐसा क्षेत्र, ऐसा जाति, ऐसा धर्म, ऐसा संप्रदाय नहीं है जो छूटा हो। सबने इनको मतदान किया है। इसका मतलब तो साफ है, क्योंकि सिर्फ एक क्षेत्र, केवल बिहार और उत्तर प्रदेश के वोट से थोड़ी इतनी बड़ी सत्ता हासिल हो सकती है। उससे 272 की सत्ता हासिल हो सकती है। ये बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, कितना सीट है तीनों में मिला के? जल्दी से कहो तो ये भी जीके है। कितना? जल्दी बोलो, कितना? 162। तो 162 में कोई 150 ले आएगा तो उसका तो काम ऐसे ही आधा खत्म हो जाएगा। और उसके बाद 400 बाकी है अभी, 543, मतलब 400 अभी बाकी है। ठीक है कि नहीं? 400 में 100 भी, 100-125 भी ले आएगा तो क्या है, सत्ता में आ ही जाएगा। मैंने कोई 3 स्टेट में अपने विचार को फैला दे तो ऐसे ही सत्ता में आ जाएंगे, मूल बिंदु पे आ जाइएगा। इसीलिए मैं कहता भी हूं कि अरविंद जी बहुत जल्दी केजरीवाल घबरा गया। अरविंद केजरीवाल को दिल्ली और पंजाब मॉडल का विकास करना चाहिए पहले, और बहुत रातों रात आप राष्ट्रीय पार्टी जो बन गए वो भी आपके लिए घातक हो गया। सोचे बस अगले साल प्रधानमंत्री। ठीक है कि नहीं? भारतीय जनता पार्टी भी एक जमाने में 2 सीट लाती थी और 2.5% वोट लाता था, और आज देखिए कि धीरे धीरे करके 10 सालों में आज इतनी मजबूत स्थिति में है कि कोई, अब दक्षिण भारत में भी, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ गठबंधन करके वो सत्ता के नजदीक पहुंच चुकी है। केरल में जहां वामपंथी विचारधारा का गढ़ था, पश्चिम बंगाल में वामपंथी विचारधारा का गढ़ था, वहां पे सबसे अधिक सीटें ला रही है। मूल में आ जाइए। फिलहाल मूल यह है कि हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी के विषय में बता रहे थे कि माननीय मुख्यमंत्री जी को जो मिलने वाला है वो किसने दिया? ये लोग साइलेंट वोटर है। अब बड़ी खतरनाक वोटर। एक नेताजी हमको कांग्रेस के मिले अभी जस्ट आधा घंटा पहले। क्या नेताजी, क्या हो गया है?
ये तो आपका तो पूरा कहा कि क्या कहें भैया। तो हमको तो शक है कि हमारी पत्नी भी कहीं वोट दे दी है, मैंने हमारी पत्नी भी मेरे अनुसार वोट नहीं दी है, उल्टा दे दी है। तो आशा है समझ गए होंगे, ये लोग बहुत खतरनाक वोटर है। लिखिएगा आगे। अब चूंकि हम साइकोलॉजिस्ट नहीं है तो आपका हम जनरल संरक्षण नहीं कराएंगे। साइकोलॉजिस्ट का ये देखो, बीच में हम कोई भी शब्द बोले तो ध्यान से सुनो। साइकोलॉजिस्ट क्या होता है? जो चुनाव का विश्लेषण करता है। ठीक है, ये सामान्य ज्ञान की कक्षा है ना, इसमें हंसा हंसा कर सामान्य रूप से भी बहुत गंभीर बातें कर दी जाती है। तो साइकोलॉजिस्ट याद रखिएगा कि साइकोलॉजिस्ट का क्या काम होता है। साइकोलॉजिस्ट का काम होता है कि चुनाव का विश्लेषण करता है। और एग्जिट पोल क्या होता है? चुनाव के पूर्व सर्वेक्षण होता है। लेकिन अब क्या होता है कि परिणाम चुनाव हो जाता है, अब परिणाम के पूर्व जो सर्वेक्षण होता है, चुनाव अंतिम परिणाम के पूर्व जो सर्वेक्षण होता है, उसको हम लोग एग्जिट पोल कहते हैं। पहले एक जमाने में, आप लोग यदि छोटे से होंगे तो थोड़ा सा ध्यान होगा, तो पहले जमाने में 10-20 साल पहले एग्जिट पोल जो है सो बीच बीच में ही दिखाता रहता था। पहले भी दिखाता था, बाद में भी दिखा देता था। तुरंत किसी चरण का चुनाव दिखा दिया कि अब जो है ये सत्ता निकट है, तो वो मतदाता को प्रभावित करती थी। चुनाव आयोग के पास कंप्लेन गया राजनीतिक पार्टियों का, और फिर चुनाव आयोग ने कहा कि नहीं, खबरदार, जब तक मतदान की प्रक्रिया संपूर्णता से संपन्न नहीं हो जाए तब तक आप एग्जिट पोल नहीं दिखला सकते, मूल बिंदु पे आ जाइए। तो हम लोग कहां पे थे? हम लोग थे मोहम्मद शाह में थे। ठीक है, क्या लिखा वो, क्या किया? अरे हम चर्चा क्या कर रहे थे? हम चर्चा कर रहे थे उसका शराबबंदी का। हाँ हाँ, तो लिखो शराबबंदी किया, शराबबंदी किया। मोहम्मद शाह प्रथम ने शराबबंदी किया। ठीक है, शराबबंदी किया। इसके अलावा बारूद का प्रयोग हुआ, बारूद का प्रयोग, बारूद का प्रयोग किया। बारूद का प्रयोग किया, बारूद, बारूद का प्रयोग किया। हाँ, बारूद का, ठीक है, बारूद का प्रयोग किया। बस यही दो काम उसने किया। किसने? मोहम्मद शाह ने यही दो काम किया। और तीसरा शासक था, ये इसकी तुलना में ज्यादा चर्चित था, जिसका नाम था फिरोज शाह बहमनी। जिसका क्या नाम था? तो तीसरा लिखो, तीसरा शासक था फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी, फिरोज शाह बहमनी। फिरोज शाह बहमनी के विषय में 3 बातें। कौन कौन सी बातें हैं? पहला है विजयनगर के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना। विजयनगर के साथ वैवाहिक संबंध की स्थापना, युद्ध के बाद वैवाहिक संबंध की स्थापना। दूसरा था फिरोजाबाद शहर को स्थापित किया। फिरोजाबाद शहर की स्थापना हुआ है, फिरोजाबाद शहर की स्थापना हुआ। और तीसरा था, गुलबर्गा से बीदर में कैपिटल ट्रांसफर, गुलबर्गा से बीदर में राजधानी परिवर्तन, गुलबर्गा से बीदर में, गुलबर्गा से बीदर में, गुलबर्गा से बीदर में राजधानी परिवर्तन। राजधानी परिवर्तन, राजधानी परिवर्तन हुई। और राजधानी परिवर्तन हुई और वेधशाला का निर्माण हुआ, और वेधशाला का निर्माण हुआ, वेधशाला का
निर्माण हुआ। वेधशाला का निर्माण हुआ। ठीक है, किसका निर्माण हुआ? वेधशाला का निर्माण हुआ। ध्यान रखिएगा। देखिए, फिरोज शाह बहमनी व्यवहारिक शासक भी था। उसे ऐसा लगा कि लंबे काल तक विजयनगर के साथ संघर्ष जो है वो अपने ही साम्राज्य को क्षति पहुंचाएगा, तो अंत में संधि कर लिया, समझौता हो गई, संबंध बन गए। तो स्वाभाविक है कि एक तरह से शांति का माहौल। इसी क्रम में इसके दृष्टिकोण को भी समझा जा सकता है कि एक ऑब्जर्वेटरी भी बना दिया। कहां बना दिया? कहां बनाया? बीदर में। तो इन सबको थोड़ा सा ध्यान। बीदर में महाविद्यालय भी बना, लिखेंगे, बीदर में महाविद्यालय भी बनाया गया। बीदर में महाविद्यालय भी बनाया गया। बीदर में महाविद्यालय भी बनाया गया। महाविद्यालय भी बनाया गया। कहां? बीदर में। कहां? बीदर में। बस, तो इन्हीं सब कारणों से हम फिरोज शाह बहमनी को क्या करते हैं? याद रखते हैं। नेक्स्ट सुल्तान अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। ठीक है, अलाउद्दीन अहमद द्वितीय। उसके विषय में एक लाइन लिख देंगे। बीदर में चिकित्सालय बनाया गया। 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 बीदर में क्या बनाया गया? चिकित्सालय। ठीक है, बस। नेक्स्ट शासक लिखेंगे निजामुद्दीन अहमद तृतीय। निजामुद्दीन अहमद तृतीय। निजामुद्दीन अहमद तृतीय। निजामुद्दीन अहमद तृतीय। एक ही कारणों से इतिहास में याद रखा जाता है, और वो है कि महमूद गवाह को इन्होंने प्रधानमंत्री बनाया था, जो प्रशासनिक सुधार के दृष्टि से, जैसे प्रशासनिक सुधार के दृष्टि से भारतीय इतिहास में शेरशाह को जानते हैं, और शेरशाह का शासनकाल प्रशासनिक सुधार के कारण ही याद रखा जाता है। ठीक उसी तरह से मध्यकाल में प्रशासनिक सुधार के दृष्टि से महमूद गवाह को लोग याद रखते हैं। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, इससे भी बड़ी तैयारी करेंगे, तो महमूद गवाह यूपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है। महमूद गवाह के ऊपर एनसीईआरटी ने 2-3 पन्ना में ढेर सारी बातें लिखी, लेकिन मूल बातें ही आपको हम जानकारी में देंगे कि व्यापार वगैरह पर काफी सुधार किया था, प्रशासनिक सुधार पे बल दिया था। और फिर इसी क्रम में दूसरा एक और भी छोटा सा टॉपिक है, वो एनसीईआरटी से भविष्य के दृष्टि से पढ़िए, और वो है कि भारतीय शासन, व्यापार, समाज पर पुर्तगालियों का प्रभाव। क्योंकि जानकारी में कल मैंने दिया था आपको कि विजयनगर के शासक का पुर्तगालियों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे, और उस मैत्रीपूर्ण संबंध की कड़ी में पुर्तगाली, हालांकि इस समय तक पुर्तगाली आ चुके थे, आगे आज की कक्षा के बाद तो आप यूरोपियन कंपनी का आगमन ही पढ़िएगा, और उसमें हम उसकी चर्चा ज्यादा करना पसंद करते हैं कि पुर्तगाली शासन का क्या इम्पैक्ट पड़ा। आगे चलकर आप उसको देखिएगा ही, प्रिंटिंग प्रेस से लेकर और एग्रीकल्चर का, आलू, तंबाकू, काली मिर्च, टमाटर, ये सब जितने भी नए फूड क्रॉप हैं, उन सब में पुर्तगालियों का योगदान को हम उसकी महत्ता को हम स्वीकार करते हैं। कितने बजे का समय है बाबू? 4 बजे का समय। कि अपने मन से आ जाओगे, अपने मन से टहल लोगे? ठीक है, बैठो। चलिए लिखेंगे महमूद गवाह। महमूद गवाह प्रधानमंत्री बना। इसका प्रधानमंत्री महमूद गवाह बने। महमूद गवाह बने, जो इतिहास में
जो इतिहास में प्रशासनिक सुधार, जो इतिहास में प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है, और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार और कला के संरक्षक के रूप में याद किया जाता है। ठीक है, कमीशन की तैयारी करते हैं तो ये लाइन लिख दीजिएगा कि प्रशासनिक सुधार के तहत, प्रशासनिक सुधार के तहत, प्रशासनिक सुधार के तहत अपने राज्य को प्रांत या तरफ में बांट, 8 तरफ में बांटा, अपने राज्य को 8 तरफ या प्रांत में बांटा। तरफ समझे, तरफ हुआ प्रांत, और तरफदार हो गया प्रांतपति। तो 8 तरफ या प्रांत में बांटा। तो पूछेगा कि बहमनी सुल्तान के समय में तरफ क्या था? तो तरफ प्रांत को कहा गया, तरफ प्रांत को कहा गया। कितने तरफ में बांटा? कला संरक्षक में क्या क्या लिखेंगे? दूसरा पॉइंट नंबर 2, कला के संरक्षण के रूप में बीदर में मदरसा बनाया। कला संरक्षण के तहत बीदर में मदरसा बनाया, बीदर में मदरसा बनाया, बीदर में मदरसा बनाया, बीदर में मदरसा बनाया। तो महमूद गवाह याद रहेगा ना? दे देगा महमूद गवाह के विषय में सत्य पर विचार करें। तो महमूद गवाह के विषय में सत्य पर विचार करें तो दे देगा 1 2, 1 दे देगा मोहम्मद शाह द्वितीय के प्रधानमंत्री थे। 2 प्रशासनिक सुधारक और कला संरक्षणकर्ता के रूप में याद रखे जाते हैं। 3 बीदर में एक मदरसा का निर्माण किया। ए 1 सही है, बी 2 3 सही है, सी 1 2 3 सही है, डी 1 और 3 सही है। क्या मारिएगा? 2 3 से 1 2 3 सही है, 2 3 सही है, 2 और। तो आप समझ में आ गई बातें, तो आराम से बना दिया। कठिन प्रश्न है ये यदि दिया तो क्या होगा? ये कठिन प्रश्नों में आएंगे। सिंगल लाइन हमेशा कितना भी कठिन क्यों ना हो तो आसान ही होता है, और जैसे ही इस टाइप का दे देगा तो आपको समग्रता से उन बिंदुओं को याद रखना होगा। तो इतिहास में महमूद गवाह क्यों याद रखे जाते हैं, समझ में आ गई ना? हम सुल्तान से ज्यादा तरजीह दिए हैं किसको? प्रधानमंत्री को। आप खुद भी समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। और सुल्तान के विषय में जब आप एनसीईआरटी पढ़िएगा तो 2 लाइन लिखा है, और महमूद गवाह के विषय में 2 पन्ना लिखा है। तो ऐसे भी, इस दृष्टि से भी आप इसको समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। आगे आ जाइए। अंतिम सुल्तान था कलीमुद्दीन। तो लिखिएगा अंतिम सुल्तान थे कलीमुद्दीन। किसके अंतिम सुल्तान? किसके? हाँ जी, तो लिखेंगे अंतिम सुल्तान थे कलीमुद्दीन। बहमनी के अंतिम सुल्तान थे कलीमुद्दीन, जिसके समय में जिसके समय में जिसके समय में जिसके समय में बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बट गया। बहमनी राज्य 5 स्वतंत्र भागों में बट गया। पांच स्वतंत्र भागों में बट गया। 5 स्वतंत्र भागों में बट गया। 5 स्वतंत्र भागों में बट गया। कौन सा राज्य? बहमनी राज्य। कौन सा राज्य? बहमनी राज्य। पहला लिखो, बरार। बरार।
पहला था बरार, बरार, बरार नहीं लिखोगे, बरार, बरार में था, लिखेंगे बरार डैश इमाद शाही, बरार लिखो ना डैश इमाद शाही। कल कहां पढ़े थे बरार में? बरार कल कहां पढ़े थे सो बताओ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, यही तो एक तो पढ़ता है सिर्फ। तालीकोटा के युद्ध में पढ़े थे कि 4 राज्यों के समूह ने तालीकोटा का युद्ध में सदाशिव राय और राम राय को क्या किया था? पराजित किया था। ठीक है कि नहीं? उस युद्ध में बरार ने हिस्सा नहीं लिया था, इसकी जानकारी कल मैंने दिया था। और तालीकोटा युद्ध का वर्णन एक विदेशी यात्री ने भी किया था, जो पुर्तगाली था, जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक, जिसका नाम था सीजर फ्रेडरिक। उसको भी किसी भी स्थिति में नहीं भूलिएगा। कृष्णदेव राय प्रथम से लेकर और अच्युत राय तक जितने भी, हालांकि बहमनी सुल्तान एक महमूद तृतीय थे, उसके समय में भी एक यात्री आया था, क्या नाम था उसका? निकितीन, बहुत बढ़िया, अभी नोट में लिखा देते हैं। छोटा सा सुल्तान लेकिन बड़ा सा यात्री, और उसने विजयनगर के ऊपर, उसके सामाजिक असमानता के ऊपर प्रकाश भी डाला था। हालांकि विजयनगर में महिलाओं की स्थिति बहुत बेहतर थी। महिलाएं न केवल स्त्री अंगरक्षिका के रूप में काम करती थी, बल्कि ज्योत्साचार्य के रूप में, भविष्यवक्ता के रूप में, लेखाचार्य के रूप में, कोई भी ऐसी गतिविधि नहीं थी जिसमें महिलाओं की संलिप्तता नहीं कहेंगे, वह संलिप्तता होता है गलत कार्यों में जो लिप्त रहती है, मतलब उसमें उनकी भागीदारी नहीं थी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण उपलब्धि थी विजयनगर के काल में। फिलहाल तो यह याद रखिए कि मैंने अभी आपको बताया कि सीजर फ्रेडरिक को याद रखिएगा, रॉबर्ट स्वेल को याद रखिएगा, जिसने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था फॉरगॉटन एम्पायर। ठीक है कि नहीं? तो ये सब काफी महत्वपूर्ण है। पहले यात्रियों में निकोलस क्वांटी इटली और अब्दुल रज्जाक फारस, ये सब परीक्षा के दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसी कड़ी में आपका बारबोसा, कृष्णदेव राय के समय में एक यात्री था पुर्तगाली, उसका नाम था बारबोसा, और वो कृष्णदेव राय के समय में ही जो सती प्रथा थी उसका भी वर्णन करता है। नूनीज, ठीक है कि नहीं? अच्युत राय के समय में आने वाले नूनीज ने भी सती प्रथा का उल्लेख किया है। इन सबको आप पढ़िए, इसलिए रोज कहा जाता है कि किताब जरूर पढ़िए। फिर आज कह रहा हूं, मैं जब भी बताता हूं मैं सारी बात पढ़ा देता हूं, लेकिन फिर भी मैं कहता हूं कि बाबू किताब पढ़ो, किताब। किताब पढ़ोगे तो तुम्हारी मानसिक क्षितिज व्यापक होगी, नहीं पढ़ोगे तो बल ढुकना का बल ढुकने रह जाओगे। ठीक है कि नहीं? क्योंकि कमीशन आजकल तथ्य से थोड़ा सा इतर हो रहा है, और जब तक आप उस लाइन बाय लाइन को कंठाग्र नहीं करेंगे, उन चीजों को थोड़ा सा समायोजित नहीं करेंगे, विश्लेषण नहीं करेंगे, तो कठिनाई हो सकती है। ये भविष्य की दृष्टि से बता रहे हैं, और इसीलिए मैं रोज आपको उत्प्रेरित करता हूं कि किताब पढ़ो, किताब पढ़ो। ठीक है कि नहीं? ये एनसीईआरटी की किताब मेरे साथ विगत 30 साल से चल रहा है, 30 क्या 33 साल 34 साल से मेरे साथ चलता है। ठीक है कि नहीं? अब तो खैर नया ले लिया हूं, क्योंकि पुरानी किताब फट गया था, उसको उठाते तब फट जाता, और वो किताब 1985 ईस्वी से मेरे घर में था, एनसीईआरटी। ठीक है कि नहीं? हम लोग के घर में 1980 ईस्वी से समाचार पत्र आता है। ठीक है, आज तक आता है। घोर गरीबी का दिन था, लेकिन समाचार पत्र आना बंद नहीं हुआ, और उसका प्रभाव यह पड़ा कि सभी जो भी घर के सदस्य रहे, बौद्धिक दृष्टि से तो कर्म है अपना कि कोई बहुत बड़ा आदमी बन जाता है, कोई नहीं बन पाता है, लेकिन बौद्धिक दृष्टि से सब क्या है? सब उन्नत है। पहली बात तो यही होनी चाहिए कि बौद्धिक दृष्टि से उन्नत होनी चाहिए। मूल बिंदु पे इसलिए समाचार पत्र जरूर पढ़ो। ठीक है कि नहीं? मूल बिंदु पे आ जाइए, जैसा कि मैंने अभी आपको संज्ञान में दिया। नोट में पहले एक नोट लिखो, नोट। मोहम्मद तृतीय के समय में, मोहम्मद तृतीय के समय में रशियन यात्री निकितीन आया, रशियन यात्री निकितीन आया, रशियन यात्री निकितीन आया, रशियन यात्री निकितीन आया।
ठीक है, कॉपी के ऊपर में लिख देना बारबोसा और नूनीज, बारबोसा और नूनीज, कॉपी के ऊपर में। बारबोसा दोनों पुर्तगाली यात्री था। बारबोसा कृष्णदेव राय के समय में आया था, नूनीज अच्युत राय का, सब कॉपी में लिखा हुआ है। बारबोसा और नूनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया। बारबोसा और नूनीज ने सती प्रथा का उल्लेख किया, सती प्रथा का उल्लेख किया। ठीक है, तो दे देगा बड़ी परीक्षा में कि निम्नलिखित में से कौन से यात्री ने सती प्रथा का उल्लेख किया। नहीं, 1 2 3 दे देगा, बारबोसा, निकोलस कॉन्टी, नूनीज। ए 1 2 3, बी 1 3, सी 1 2, डी 2 3, 1 3 होगा। निकोलस कॉन्टी ने नहीं किया। समझ में आ गई ना बातें। कमीशन ये भी पूछता है अब्दुल रज्जाक कौन थे। हा, अभी एमपीपीसीएस में पूछा था 2023 में कि निकोलस कॉन्टी कौन थे, अब्दुल रज्जाक कौन थे, या किसके समय आए। ये तो हो गया लड्डू हलवा क्वेश्चन, देखा मार दिया। लेकिन क्वेश्चन जब पूछेगा कि निम्नलिखित में से नूनीज के अनुसार विजयनगर की महिलाएं भाग लेती थी या महत्वपूर्ण भूमिका थी, 1 2 3 4, अंगरक्षिका, भविष्य वक्ता, लेखाचार्ज, ए 1 2 2 3, 1 3 1 2 3, सब होगा। तो क्वेश्चन क्या हो गया, ये हलवा नहीं रहा, ये क्वेश्चन बदल, यही लाइन है, यही एनसीईआरटी में क्या है, लाइन है कि नूनीज ने, क्या ये भी पूछ सकता है कि किसने विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं की भागीदारी थी, इसका उल्लेख निम्नलिखित में से किस यात्री के द्वारा किया गया। तो किस यात्री के द्वारा के, देखो हम बता रहे हैं, हाफ ही ले रहा है, क्या पढ़ेगा ये सब। ठीक है कि नहीं। वो तो बजरंगी आ जाता है जो थोड़ा सा हम चाहते हैं कि अतिरिक्त बात पढ़ा दे, नहीं तो इन लोग को तो पढ़ाने का भी हमको मन नहीं करेगा। ठीक है कि नहीं। तो थोड़ा सा ये सब आगे बैठ करके हाफी ताफी मत लिया करो। ठीक है, नहीं उससे मास्टर साहब का मनोबल क्या होता है, मूड खराब हो जाता है। हाँ, तो बता रहे थे कि किस तरह का क्वेश्चन को वो क्या कर सकता है, ट्विस्ट कर सकता है। तो निकितीन समझ में आ गया ना, निकितीन मोहम्मद शाह, इतना याद रह जाओ, तुम लोग के लिए इतना ही बहुत है। ठीक है कि नहीं, यही अपने आप में क्या होगा, बहुत है। अब आ जाइए, हमारा प्रमुख सुल्तान खत्म हो गया। हाँ नहीं, वो तो अभी चल रहा था ना, 5 भाग में बांटे थे ना। तो बरार में क्या था, इमाद शाही। तो सबसे पहले बरार ही स्वतंत्र हुआ था 1484 ईस्वी में। सबसे पहले बरार ही स्वतंत्र हुआ था। जब भी पहले लिखे तो पहले स्वतंत्र हुआ, दूसरा लिखो बीजापुर, आदिल शाही। अरे 5 भाग में स्वतंत्र हुआ ना जी, तो पहला हुआ बरार। बरार में था कौन, इमाद शाही। बीजापुर में था आदिल शाही वंश, बीजापुर में था आदिल शाही वंश। आदिल शाही वंश, आदिल शाही वंश। ओके, और तीसरा लिख देंगे अहमदनगर निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही, अहमदनगर निजाम शाही। गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही, गोलकुंडा कुतुब शाही। ठीक है। अब 5वां है बीदर वरीद शाही, बीदर वरीद शाही, बीदर वरीद शाही, बीदर
वरीद शाही। इसमें बीजापुर बहुत इंपॉर्टेंट है। बीजा एक दिन यूट्यूब लाइव में हिस्ट्री का 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन बनवाए थे। नीतीश जी शायद रहता, आप जवाब नहीं देते हैं नीतीश जी। अच्छा थोड़ा ऊपर रहते हैं। अच्छा तो एक क्वेश्चन बनवाए थे कि किस सुल्तान को उसके धर्मनिरपेक्षता की छवि के कारण जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। और वो सुल्तान था, बीजापुर का सुल्तान था। क्या नाम था उसका? वेरी गुड। देखो बताया, आप लोग नहीं देखे। अपने पश्चाताप होगा भारी पर। ये बेशर्म की तरह हंस रही है, देख रही हो। ठीक है, कमीशन की तैयारी करती है, बेशर्मी की हद है। कम से कम ये सब तो मत करो कि नहीं देखे तो नहीं देखे। वो तो उस समय पश्चाताप होगा कि देखो सामने से यह क्वेश्चन निकल गया और हमने इतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं देखा। देखो याद करके भी रखे हुए है कि इब्राहिम आदिल शाह उसकी धर्मनिरपेक्षता के कारण उसको जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। इसे किसी भी स्थिति में नहीं भूलेंगे, नोट में दिखाएंगे ही। लेकिन हम तो पहले ही बता चुके थे और हमने कहा भी था कि एक एक चीज को नोट करते हुए चलिए, बेसिक से लेकर और एडवांस तक के उसमें क्वेश्चन दिए जाते हैं। अभी जैसे इकोनॉमिक्स का भी हलवा हलवा क्वेश्चन दे रहे हैं। बजरंगी मारता है, पहला का बी दूसरा का सी, खूब खुश होता है। अभी धीरे धीरे आज देंगे तो थोड़ा सा ऊपर देंगे, फिर थोड़ा सा अगले दिन देंगे तो थोड़ा सा और स्तरीय देंगे, तो धीरे धीरे बढ़ता है ना। सबके लिए होता है ना जी, ठीक है कि नहीं। मूल बिंदु पे आ जाइए। अभी नहीं कि मैसेज दिए कि सर थोड़ा सा भारी क्वेश्चन दीजिए ना सर। अरे सबको ध्यान में रखना पड़ता है, चिंता मत करो। कभी कभी बहुत छोटा प्रश्न में भी आदमी क्या होता है, फंस जाता है। फंसता है कि नहीं फंसता है? कि नाबार्ड की स्थापना किस योजना के तहत की गई, इसमें भी फंस जाता है कि नहीं फंस जाता है? ठीक है कि नहीं। कि 1982 में कौन सी योजना, पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ठीक है, खैर चलिए अभी हम लोग इतिहास में हैं तो लिखेंगे नोट। बीजापुर का सुल्तान इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय को उसके धर्मनिरपेक्षता की छवि के कारण उसके धर्मनिरपेक्षता के छवि के कारण उसके धर्मनिरपेक्षता की छवि के कारण उसके धर्मनिरपेक्षता की छवि के कारण उसे जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। 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 एवं उसने कौन सा किताब लिखा था? बजरंगी, नीतीश कुमार, इकबाल, नारायण को देखे थे। अभी कहां गया जी? हाँ बोलो जी। अरे तुम छुप जाता है जी। अजय बाबू को भी देखे थे। अच्छा अच्छा अच्छा। किताबे नौरस, वेरी गुड। उस किताब का, जिसने जो किताब लिखा था उस किताब का नाम था किताबे नौरस। और यह भी याद कर रखिएगा कि बीजापुर की राजधानी नौरसपुर थी। तो उससे भी आप पकड़ लीजिएगा, यदि भुला गए तो। ये बीजापुरी सुल्तान था तो लिख देंगे इन्होंने, उसी में लिख दीजिए इन्होंने किताबे नौरस लिखा, अंडरलाइन कर देना, किताबे नौरस लिखा। इन्होंने किताबे नौरस लिखा, किताबे नौरस लिखा, किताबे नौरस लिखा, किताबे नौरस लिखा। ठीक है। और एक और याद रखिएगा कि विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, उस विशालतम गुंबज में से एक है गोल गुंबज। और ये गोल गुंबज है बीजापुर में। ये गोल गुंबज का निर्माण करता कौन है, ये भी नोट में लिख लीजिए। वो भी बीजापुरी ही था तो लिखेगा विश्व का सबसे बड़ा गुंबज, विश्व का सबसे बड़ा गुंबज
गोल गुंबज, गुंबद लिखिए, गोल गुंबद बीजापुर, गोल गुंबद बीजापुर में, अरे बीजापुर में क्या है, वो स्मारक है। बीजापुर में मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, 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 जिसे 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 काबुल के याकूत ने बनाया था, जिसे काबुल के किसने बनाया था, ये याकूत ने बनाया था। किसका मकबरा है, अली आदिल शाह का। कहां का है, बीजापुर का है। ठीक है। अच्छा, गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है, इसको, अरे गोलकुंडा का वर्तमान नाम है हैदराबाद। गोलकुंडा का वर्तमान नाम क्या है, जहां से ओवैसी साहब खड़ा होते हैं, इतना चर्चित जगह, चार मीनार है, सालारगंज संग्रहालय है, वो सब गोलकुंडा के स्थापत्य के महत्वपूर्ण विशेषताओं के साथ। स्थापत्य में कई विशेषता थी, इस्लामिक थी, ठीक है कि नहीं, भारतीय विशेषता थी, और एक विशेषता थी दक्कनी। तो इन सब मकबरा वगैरह में, इन सब स्थापत्य में दक्कनी विशेषताओं को भी सम्मिलित किया गया था। तो याद रखिए, पहले तो ये लिख लो, गोलकुंडा का वर्तमान नाम, गोलकुंडा का वर्तमान नाम, गोलकुंडा का वर्तमान नाम हैदराबाद है, हैदराबाद है, जहां चार मीनार है, जहां चार मीनार है। और यह हीरो के लिए जाना जाता था, यह हीरा के लिए जाना जाता था, यह हीरो के लिए जाना जाता था, हीरा। कौन बताएंगे कि एक समय यहां किस किस वंश का शासन रहा, गोलकुंडा में किसका किसका शासन आया, इसका अंत कैसे हुआ, नारायण जी बताइए। वेरी गुड, इसका अंत हुआ। कभी कभी इस तरह के भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं कि गोलकुंडा का अंत, कुतुबशाही वंश का अंत कैसे हुआ। बता दिया कि औरंगजेब ने दो को मिला लिया था, गोलकुंडा बीजापुर को 86-87 में, 1686-1687, और उसका जब ही मिला लिया तो क्या हो गया, उस वंश का अंत हो गया। सीधा सा है कि औरंगजेब ने उसे अपने मुगल साम्राज्य में मिला लिया। बीजापुर की एक रानी को भी याद रखिएगा, राजकुमारी थी अहमदनगर की, और रानी थी बीजापुर की, जिसका नाम था चांद बीबी। बड़ा महत्वपूर्ण फिगर है चांद बीबी, वो भी नोट में लिख देना। और सब तो पढ़ा हुआ है ही, औरंगजेब में तो सब पढ़ा ही हुआ कि बीजापुर को कैसे मिला है, गोलकुंडा को कैसे मिला है, सब लिखा हुआ है। नहीं पढ़ते हैं तो अब जानिए, आप भाई मास्टर साहब क्या कर लेंगे, कुछ नहीं कर सकते, ठीक है कि नहीं। दिमाग तो नहीं ही दे सकते, दिमाग का विकास तो आपको सतत अभ्यास से ही संभव है। तो लिखिएगा चांद बीबी, नोट में लिखो चांद बीबी, चांद बीबी बीजापुर की रानी थी, अहमदनगर की राजकुमारी। बीजापुर की रानी थी, अहमदनगर की राजकुमारी थी, अहमदनगर की राजकुमारी थी। ठीक है, बस अहमदनगर की राजकुमारी थी। इन्हीं शब्दों के साथ। अच्छा, ये कौन बताएगा अहमदनगर को कैसे अंत हुआ था, अहमदनगर का अंत कैसे हुआ था, सो बताइए। नारायण नारायण, इकबाल इकबाल इकबाल। देखते हैं कैसे देख रहा है, कैसे सोच रहा है। नीतीश नीतीश नीतीश, लालू लालू, नहीं है कोई। तो अंत में बजरंगी, बताओ जी।
नहीं लिखाए थे कि शाहजहां ने 1632 में अहमदनगर का अंत कर दिया था, खत्म। तो उसका अंत कैसे हुआ, किसके द्वारा हुआ? ठीक है कि नहीं? लिखने की क्या जरूरत है? शाहजहां में लिखा हुआ है कि 1632 में अहमदनगर को शाहजहां ने मिला लिया। केवल हम क्वेश्चन फ्रेम कर दिए कि जब ये क्वेश्चन बनाए तो ये क्वेश्चन भी बना दिए कि अहमद शाही वंश का, निजाम शाही वंश का अंत कैसे हुआ? तो निजाम शाही वंश का अंत हुआ कि शाहजहां ने उसे मिला लिया और अंतिम सुल्तान को जेल में डाल दिया, खत्म हो गई बातें। यही तो था मेन बातें। तो बहमनी वंश क्या हो गया? समाप्त। और बहमनी से जुड़े हुए जो भी आपके लिए जानने योग्य बातें थी उसमें सबसे इंपॉर्टेंट थी इब्राहिम अली आदिल शाह, जिसको जगत गुरु कहा गया, किताबे नौरस लिखे। किसी भी स्थिति में इस तथ्य को नहीं भूलना है। महमूद गवाह को याद रखिएगा, ठीक है कि नहीं? गुलबर्गा बीदर में जो सांस्कृतिक उपलब्धियां हैं उसको याद रखिएगा। तो ये सारा बूस्टर फैक्ट नोट में भी हो चुका है। इन्हीं शब्दों के साथ बहमनी समाप्त। चलते हैं मराठा शिवाजी में। इससे भी छोटा मराठा शिवाजी है, तो लिखिएगा मराठा शिवाजी। नहीं तो 1 मिनट में देखिए इसको, एक बार देख लीजिए 1 मिनट में। बहुत सारे तथ्य हैं तो थोड़ा सा आपके लिए आसानी हो जाएगी, ठीक है? मराठा, मराठा वंश शिवाजी। मराठा वंश शिवाजी।